हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का अति उत्तम जवाब। राम गोपाल जी अपनी पत्नी गोदावरी जी को दिल्ली के बड़े से स्टेशन पर जब लेकर पहुँचे तब वे दोनों वहीं बैठ गए। और करते भी क्या, गोदावरी जी बोली, आप एक बार फिर से रमन को फोन मिलाइए ना, शायद अब की बार लग जाए। वह बोले, नहीं गोदावरी, नहीं लग रहा है फोन, ना जाने कितनी बार फोन मिला चुका हूँ। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। एक तो अनजान शहर, ऊपर से शाम होने वाली है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। देख रही हो इस शहर में गाड़ियाँ इतनी घूम रही हैं मानो चींटी चल रही है, और उतने ही लोग स्टेशन पर भी खड़े हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रामगोपाल जी बोले। गोदावरी जी ने कहा, हमें यहाँ अचानक से नहीं आना चाहिए था, और अब जब आ ही रहे थे तो आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर आते, कम से कम ये परेशानी तो नहीं होती। रामगोपाल जी बोले, कैसी बातें कर रही हो गोदावरी, तुम्हें क्या पता नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं, और जिससे भी पैसे मांगा था उसने मना भी कर दिया, यह कहकर कि तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे चुकाओगे। तुम्हें पैसे देकर हम फंसना नहीं चाहते हैं। तभी तो दुकान वाले को हाथ पैर जोड़कर अपनी घड़ी बेची। उसने उसके बदले मुझे जितने भी पैसे दिए थे वो यहाँ आने में खर्च हो गया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चलो चलते हैं, कहीं आसपास मंदिर दिखे तो वहीं रुक जाएंगे। मैं बहुत थक गया हूँ गोदावरी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। इतने बड़े शहर में हम अपने बेटे रमन को ढूंढेंगे कैसे। ना तो हमारे पास उसका फोन नंबर है और ना ही पता। हम यहाँ तो आ गए हैं पर सिर्फ नाम और इस छोटे से फोटो के सहारे। हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। गोदावरी जी कहती है, सुनिए जी, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, फिर ढूंढेंगे रमन को। उसे गए हुए 5 साल हो गए। इस बीच उसने कुल मिलाकर 4 बार ही तो फोन किया। आखिरी बार जब वह जा रहा था तो मैंने कितना कहा, अपना पता और फोन नंबर देता जा, पर उसने कहा मैं अपना घर बदलने वाला हूँ, जब वहाँ पहुँच जाओ और घर सेट हो जाए उसके बाद पता दे दूंगा। और उसने अपना फोन नंबर दिया ही नहीं, शायद किसी मुसीबत में होगा। दोनों मंदिर में बैठे यही बातें कर रहे थे कि तभी मंदिर के पुजारी उनके सामने आकर कहते हैं, राम राम जी, भाई साहब, क्या आप लोग इस शहर में नए आए हैं। रामगोपाल जी बोले, जी दरअसल कुछ साल पहले हमारा बेटा यहाँ नौकरी करने आया था, पर पिछले 9 महीनों से हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली, इसलिए हम उसे ढूंढने चले आए। पंडित जी बोले, आप लोगों को क्या उसका पता नहीं मिल रहा, या आप अपनी मंजिल से भटक गए हैं। मुझे बताइए, शायद मैं कुछ कर सकूं, या मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। गोदावरी जी ने बेटे की तस्वीर आगे करते हुए कहा, पंडित जी, पता तो नहीं है हमारे पास, बस यह एक तस्वीर है, शायद यह आपकी कोई मदद कर सके। वह बोले, लगता है आप लोग गांव में रहते हैं, इसलिए इस बदली हुई दुनिया से अनजान है और इतने सीधे साधे हैं। पर आजकल की सच्चाई बड़ी डरावनी हो गई है। बच्चे जब घर से निकल जाते हैं और जब वो अपने माता पिता से कोई संपर्क ना रखे, इसका मतलब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और उस जगह में उसे अपने बूढ़े माता पिता की कोई जरूरत नहीं होती है। यह आज के जमाने की सच्चाई है। गोदावरी जी बोली, अरे नहीं पंडित जी, हमारा रमन जरूर किसी मुसीबत में होगा, क्योंकि उसको अपनी धरती और अपनी इस माँ के साथ बड़ी लगाव है, और वह हमारे साथ ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। पंडित जी हंसते हुए बोले, मैं इस मंदिर में लगभग 10 सालों से पूजा अर्चना कर रहा हूँ, और इसी मंदिर में ना जाने मैंने ऐसे कितने माता पिता को भगवान से बच्चों की शिकायत करते हुए देखा है। और कोई स्टेशन पर छोड़कर चला गया तो कोई उन्हें विदेश ले जाकर वहाँ नौकरों जैसी हालत करके वहीं छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला गया।
रामगोपाल जी झट से बोले, होता होगा ऐसा, बड़े बड़े शहरों में करते होंगे शहरों के बच्चे, पर मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह हमारे लिए ऐसा कभी नहीं सोचेगा। अरे वह तो अपनी माँ के गहने जो साहूकार के पास रखे हुए हैं उसे छुड़वाने के लिए इतनी दूर काम करने आया था। मैंने उसके लिए कितना कर्जा लिया है, तब जाकर उसे पढ़ाया लिखाया ताकि यहाँ एक अच्छी नौकरी कर सके, मेरी तरह खेतों में मजदूरी ना करना पड़े। पंडित जी बोले, ठीक कहते हैं भाई साहब, काश कि आपकी बात सही हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका बेटा आपको जल्दी मिल जाए। आप लोग दूर से सफर करके आए हैं, भूख लगी होगी, बड़े अच्छे दिन में आए हैं। इस मंदिर में अक्सर कोई न कोई भंडारा करवाता है जहाँ बहुत से लोग पेट भर खाना खाते हैं। आज भी एक भंडारा है, आप लोग भी पेट भर कर खाना खा लीजिए, मैं अभी आता हूँ। लंबे सफर के बाद उन्हें भूख तो लगी ही थी, पर जब वहाँ खाना मिल रहा था तो भला वह क्यों नहीं खाते। दोनों खाने बैठ गए। उसी लाइन में काफी बुजुर्ग भी बैठे थे, सभी खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी अपने परिवार के साथ गाड़ी से उतरा। उसके कपड़े, उसके जूते देखने लायक थे, काफी पैसे वाला लग रहा था। हाँ भाई, जिसके पास पैसे होंगे वही तो यह सब कर सकता है। फिलहाल खाना परोसना शुरू हुआ। तब सभी खाना खा रहे थे। जब सभी खाना खा रहे थे तभी एक औरत बनारसी साड़ी और गहने में सजी सवरी, जो उन लोगों के साथ ही गाड़ी से उतरी थी, आकर सबके बीच में खड़ी होकर कहती है, सब लोग भरपेट खाना खाकर जाना, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, और हाँ, खाली हाथ मत जाना। आप सबके लिए कुछ कपड़े भी लाए हैं, वह भी लेती जाना। अब तक रामगोपाल जी और गोदावरी जी चुपचाप खाना खा रहे थे, पर अचानक उस आदमी की आवाज सुनकर दोनों का खाना रुक गया और उनकी कान खड़ी हो गए, क्योंकि वह आवाज उन्हें जानी पहचानी सी लगी। और जब वह नजरें उठाकर देखे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। समझ ही नहीं पा रही थी कि वे खुश हो या दुखी, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा रमन था। अब अपने मन की तसल्ली के लिए वो अपने बेटे की आवाज सुनकर रामगोपाल जी पास गए, और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो तुरंत उससे लिपट कर रोने लगे और बोलने लगे, पंडित जी देखिए, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। कहाँ था तू? बेटा अपनी माँ और पिताजी को भूल गया। इतने में पीछे से गोदावरी जी आई। वह भी उससे लिपट कर खूब रोने लगी और बोली, बेटा रमन, तुम ठीक ठाक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? कितने दुबले हो गए हो? बस रोती ही जा रही थी, कुछ ज्यादा कह भी नहीं पा रही थी। तभी पंडित जी आए और बोले, अच्छा तो तुम हो इनके बेटे? अरे बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता है? माता पिता को अपना पूरा पता भी नहीं बताया। बेचारे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इनके पास तो न पैसे हैं न ही पूरा पता। गोदावरी जी बोली, कोई बात नहीं पुजारी जी, मेरा बेटा मुझे मिल गया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा, यह तो तुम बहुत नेक काम कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी रमन की पत्नी कविता आई और बोली, क्या हुआ रमन? जल्दी जल्दी सबको दो यहाँ। इन जैसे एक नहीं हजारों है पीछे, काफी लंबी लाइन है। गोदावरी जी ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है बेटा जो तुम्हें नाम से पुकार रही है? रमन बोला, माँ, यह आपकी बहू है। गोदावरी जी बोली, बेटे तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। रमन कुछ बोलता उससे पहले कविता बोली, माँ जी, दरअसल हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। और सच बताओ, यह तो हर रोज आप लोगों को याद करते हैं, आप लोगों को यह भूले नहीं है। बस मेरे पापा के जाने के बाद उनके बिजनेस को संभालते हुए इतने व्यस्त हो गए थे कि इनको मौका ही नहीं मिला गांव जाने का। और रही नंबर कि उस वक्त इनके पास फोन भी नहीं था, और गांव के आपके पड़ोस का नंबर इन्होंने खो दिया, वो भी मेरी वजह से खो गया था। मुझे माफ कर दीजिए,
आप लोग गांव वापस नहीं जाएंगे, यही अपने पोते और हमारे साथ रहेंगे, क्यों जी? रमन बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मैं कैसे आप लोगों को भूल गया। मेरे जैसा नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। कविता सही कह रही है, अब से आप लोग हमारे साथ यहीं रहेंगे, इसी शहर में। इतने दिनों तक जो मैं आप लोगों से दूर रहा, अब आपके साथ रहकर आपकी सेवा कर उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। वहाँ सभी के आंखों में आंसू आ गए और फिर गोदावरी जी और राम गोपाल जी बेटे के साथ चले जाते हैं। जाते हुए गोदावरी जी बड़े गर्व से पंडित जी से कहती हैं, देखा ना पंडित जी, मैं कहती थी मेरा बेटा औरों की तरह नहीं है। भगवान की कृपा से वो आज हमें संजोग से मंदिर में ही मिल गया। पंडित जी बोले, जी बहन जी, आपकी बातों को सही साबित करें और आप लोग यूं ही खुश रहें, यही मेरी कामना है। चलिए ठीक है, ठीक से रहिएगा, राधे राधे। राम गोपाल जी बेटे बहू के साथ चले जाते हैं। घर पहुंचते ही कविता बोली, आप लोग थक गए होंगे, चलिए कुछ खा पी कर पहले आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल करेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह गोदावरी जी और राम गोपाल जी बैठे चाय पी रहे थे, तभी उनके घर में काम करने वाली बिमला आती है। कविता उससे सब्जी भाजी का हिसाब मांगती है और थोड़े से पैसों की गड़बड़ी के कारण उसे काम से निकाल देती है और गोदावरी जी से कहती है, मम्मी जी यह अच्छा काम नहीं करती है और ऊपर से चोरी भी करती है, इसलिए इसे मैंने हटा दिया। वैसे भी हम लोग ज्यादा लोग नहीं हैं, मिल बांट कर काम कर लेंगे, क्यों आप क्या कहती है? गोदावरी जी बोली, हाँ हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गांव में तो इससे ज्यादा लोगों का काम मैं अकेले कर लेती थी और काम करने से सेहत भी अच्छी रहती है। गांव में हम सब काम खुद ही करते थे। बेचारी सीधी सादी गोदावरी जी, उनको क्या पता था कि कविता के मन में क्या चल रहा है। एक दिन कविता घर पर किटी पार्टी रखती है और गोदावरी जी को सुबह से ही रसोई में लगाए रखती है। बेचारी गोदावरी जी पूरी मेहनत कर रही थी, फिर कविता उनके काम में कुछ न कुछ नुक्स निकाल देती। फिर थोड़ी देर बाद उसकी सभी सहेलियां आती है तो कविता गोदावरी जी को बात बात पर आवाज देकर कभी यह लाओ तो कभी वो लाओ कहकर परेशान कर रही थी। तभी उसकी एक सहेली बोली, अरे कविता, कहाँ से मिली यह काम वाली? यह फुल टाइम है क्या यार? मुझे भी कब से एक फुल टाइम मेड की जरूरत थी, पर मिल ही नहीं रही है। वैसे कितना पैसा ले रही है? कविता बोली, अरे यह तो फुल टाइम है और पैसे किस बात की लेंगी? यह मेरी सास है जो कल ही गांव से आई है। एक बात बताओ, रमन तो इनको कब का भूल गया था, पर यह दोनों अपने बेटे से मिलने यहाँ चले आए हैं तो सबके सामने कुछ नहीं कह पाए और मुझे फोन किया, तब मैंने ही इन्हें यहाँ लाने को कहा। और यहाँ नौकरों के भाव और नखरे तो तुम सबको पता ही है, ऐसे में भला इनको कैसे न रखती। सहेली बोली, क्या यह तुम्हारी सास है? वाह यार, क्या कमाल का दिमाग लगाया है तुमने। काश हमारी भी कोई अपनी न सही दूर की गांव की एक सास होती। और फिर वहाँ सभी हंसने लगते हैं। यह सारी बातें गोदावरी जी भी सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। अचानक नाश्ते की प्लेट लाते वक्त गोदावरी जी के हाथों से छूटकर गिर जाता है। से कविता आग बबूला हो जाती है और कहती है, गवार औरत, ये क्या किया? मैं सोची थी कि यहाँ के तौर तरीके सीख लेगी, पर यह तो गवार की गवार ही रहेगी। गोदावरी जी रोते हुए बोली, बहू मैंने जानबूझकर नहीं किया, फिर ऐसे कैसे बोल रही हो, वह भी सबके सामने। यह तुमने ठीक नहीं किया। और रोते हुए वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद रमन और राम गोपाल जी आ गए तो कविता कहती है, रमन क्या कहा था तुमने? लोगों से अच्छे से पेश आओ ताकि यह हमारा सारा काम करते रहे, पर आज तो तुम्हारी माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई, वो भी मेरी सहेलियों के सामने। क्या यही सोचकर मैंने बिमला को हटाया था? राम गोपाल जी बोले, यह सब क्या कह रही हो बहू? हम तुम्हारे माता पिता के जैसे हैं, कोई नौकर नहीं जो इस तरह से बात कर रही हो।
रमन बोला, आप तो चुप ही रहिए पिताजी, जानते हैं यह फ्लैट, मेरी नौकरी सब कविता के पापा ने दिया है और आपकी वजह से तो मैंने आज तक बस गरीबी ही देखी है, इसलिए आप लोगों से सारा रिश्ता तोड़कर यहाँ चला आया था। मैं ही बेवकूफ था जिसने सोचा सिर्फ फोन के नंबर बदल लेने से आप लोगों से पीछा छूट जाएगा, पर नहीं, आ गए मुंह उठाए। यहाँ विता बोली, सुनिए आप दोनों कान खोलकर, यहाँ रहना है तो यहाँ के सारे काम करने पड़ेंगे, वरना चले जाए वापस अपने झोपड़ी में, समझे। बेटे बहू का असली रूप देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। दोनों रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और क्या ही करते बेचारे, यहाँ रहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसके बाद से कविता और रमन उन पर काफी अत्याचार करने लगे। कविता तो दिन रात घर की साफ सफाई उन दोनों से करवाती रहती। अब तो हर दिन यही होने लगा। रमन बात बात पर अपने पिता पर हाथ उठाता और इधर कविता भी गोदावरी जी पर। दिन भर दोनों नौकरों की तरह काम करते, फिर भी वे दोनों उनसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। एक रात कविता गोदावरी जी से कहती है, माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप हम दोनों के लिए दूध कमरे में ले आना, और हाँ, सिर्फ हम दोनों के लिए, खुद मत पीने लगना वरना। थोड़ी देर बाद जब गोदावरी जी रमन के कमरे में दूध लेकर जाती है तो वह कविता को कहते हुए सुनती है, सुनो, हम इन दोनों को इतना सता रहे हैं, फिर भी ये यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। तुम तो कह रहे थे कि गांव वालों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, अब कहाँ गई इनकी इज्जत। रमन बोला, हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कविता बोली, कुछ उपाय करो कि ये यहाँ से निकले, मुझे तो इन्हें देखकर ही घिन आती है। उनकी बातें सुनकर गोदावरी जी उदास अपने कमरे में जाकर राम गोपाल जी से कहती है, सुनिए जी, गांव चलते हैं, वहाँ इज्जत की रोटी सूखी खा लेंगे। उसके बाद वह राम गोपाल जी को सारी बात बताती है। राम गोपाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर 2 दिन बाद राम गोपाल जी रमन को अपना फोन दिखाते हुए कहते हैं, देख तो बेटा, यह इसमें क्या बोल रहा है, लगता है कोई कर्जदार है, मुझे तो इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। रमन फोन पर हेलो बोलता है, सामने से कोई कहता है, अरे आप राम गोपाल वर्मा बोल रहे क्या? अरे आपने जो कुछ पैसे करीब 20 साल पहले जमा किए थे, आज वो 5 गुना हो गया है, करीब करीब पूरे 10 लाख रुपये। आप आकर दस्तखत करके ले जाइए। यह सुनकर रमन को तो जैसे करंट ही मार गया। फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर उसने कहा, हाँ हाँ हम आते हैं। फिर फोन रखने के बाद राम गोपाल जी बेटे से पूछते हैं, क्या बोल रहा था बेटा, कब तक लौटाना है उसके पैसे? रमन बोला, पिताजी, हमें कल ही चलकर सारे पैसे लौटाने हैं और आपका दस्तखत चाहिए होगा, ताकि यह लोग आगे से आपको परेशान ना करें। आपको कितने पैसे देने हैं पिताजी? राम गोपाल जी बोले, यही कोई 50,000। पता है बेटा, कब से इन्हें चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, न जाने कितने साल से। रमन समझ गया कि उसके जन्म से पहले ही शायद पापा पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करके भूल गए हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं दे दूंगा आपको यह पैसे और आप चुका देना। आपने वो पैसे मेरे लिए ही तो लिए थे ना, मैं ही दे दूंगा। तो हम कल ही चलते हैं। उसके बाद रमन राम गोपाल जी के साथ गांव जाकर सबसे पहले सबका कट चुका कर उस फोन वाले आदमी के बताए पते पर चला जाता है और वहां एक कागज पर राम गोपाल जी से दस्तखत करवाता है। वो आदमी कहता है, आप भी यहाँ दस्तखत कीजिए, ताकि उनके साथ कौन आया है उसका पता रहेगा। दोनों दस्तखत कर घर वापस आ जाते हैं तो रमन उस आदमी से अकेले में पूछता है, पैसे तो जो अकाउंट नंबर मैंने इस फॉर्म में भरे हैं उसी में आएंगे ना? उस आदमी ने बोला, हाँ। और तभी से रमन अपने अकाउंट में बस 10 लाख आने के सपने देखने लगा। एक दिन कविता उन दोनों के कमरे में आकर कहती है, आज घर में बहुत बड़ी पार्टी है,
अपने आपके कपड़े गेस्ट हाउस में रख दिए हैं, पहन लीजिए। गोदावरी जी बोली, यह कैसे कपड़े हैं जी, मैं तो ऐसे कपड़े पहनती भी नहीं। राम गोपाल जी बोले, लगता है यहाँ पार्टियों के लिए खास कपड़े पहने जाते हैं, पहन लो, सलवार कमीज ही तो है, हमारे गांव में जवान लड़कियां पहनती ही तो है, इसमें क्या खराबी है। बेटे बहू ने इतने प्यार से दिया है, फिर दोनों वही कपड़े पहनकर तैयार होकर पार्टी के लिए बाहर आते हैं। देखिए जी, गोदावरी जी बोली, यहाँ बहुत सारे लोग जो हमारे जैसे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। राम गोपाल जी बोले, कहा था ना यहाँ के पार्टी में ऐसे कपड़े पहनते होंगे, पर देखो कुछ तो अलग पहने हुए हैं। गोदावरी जी बोली, रमन और बहू भी तो अलग ही पहने हुए हैं, और यह लोग जो हमारे जैसे कपड़े पहने हैं वे तो सभी की आवभगत कर रहे हैं, कोई खाना दे रहा तो कोई पानी। वैसे मेरा भी गला सूख रहा है, इस भीड़ को देखकर जरा मैं भी इससे पानी मांग लेती हूँ। गोदावरी जी ने यह कहकर इशारे से एक आदमी को बुलाया जो बिल्कुल राम गोपाल जी के जैसे कपड़े पहने हुए थे। भैया जरा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। उस आदमी ने कहा, ज्यादा आराम करने की जरूरत नहीं है वरना पैसे कट जाएंगे, जाओ मेहमानों को समोसे परोसे। बड़ी आई पानी मांगने वाली। यह सुनकर दोनों के दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। गोदावरी जी बोली, यह क्या कह गया जी, चलिए रमन से पूछते हैं। जैसे ही वो अपने बेटे के पास जा रहे होते हैं, कविता उनके सामने आकर कहती है, अच्छा हुआ आप लोग मुझे दिख गए, यह लीजिए अपने पोते को संभालिए जब तक पार्टी खत्म न हो जाए। यह कहकर वो अपने बेटे को उनके गोद में दे देती है। जब कविता अपने बेटे को अपने सास ससुर को सौंप रही थी, तभी पीछे से उनकी एक सहेली आकर कहती है, अरे कविता, यह क्या तेरे बेटे की मेड है? वह बोली, हाँ यार, मेरे बेटे की आया है। अब आजकल यूं ही किसी पर बच्चे को देकर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में यह कपल थोड़ा भरोसे लायक मिल गया तो रख लिया मैंने। रमन भी वही खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। माता पिता तो हैरान थे कि यह क्या कर रही है, शायद इसलिए हमें यहाँ नौकरों वाले कपड़े दिए गए हैं और हमें पता ही नहीं चला, हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे। तभी रमन झट से बोला, माँ, पिताजी उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने पोते को ही तो संभालना है। राम गोपाल जी उदास होकर बोले, बेटा, हम तो अपने पोते को ऐसे ही संभाल लेते, यह तो बड़े शौक और खुशी की बात है किसी भी दादा दादी के लिए, पर तुम लोगों ने जो हमें आया बनाकर यहाँ धोखे से लाया, उसके बाद तो वह गांव की गरीबी ही अच्छी लग रही है। गोदावरी जी बोली, मतलब तू जानबूझकर हमारी सुध नहीं लेता क्योंकि तुझे यहाँ की गुलामी रास आ गई है। पर बेटा, हम भले ही गरीब हैं, पर गुलामी नहीं कर सकते। याद रखना, जो मर्द अपनी पत्नी के टुकड़ों पर रहता है वो हमेशा गुलामी की जिंदगी जीता है। राम गोपाल जी बोले, चलो गोदावरी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतने में कविता आकर कहती, अरे कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? जाने के लिए पैसे आप दोनों के पास है या फिर उसी मंदिर में जाकर रहने का इरादा है? यहाँ से गांव काफी दूर है। गोदावरी जी ने कहा, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस महल में नौकरानी बनकर रहने से अच्छा मैं अपने झोपड़ी की रानी बनकर रहना पसंद करूंगी। इस बात से गुस्साई कविता चिल्लाकर कहती है, बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे महल जैसे घर में रहे। पार्टी में आए सभी लोगों से कहती है, सुनिए सभी लोग, इन भिखारियों को मैंने मंदिर से उठाकर यहाँ अपने घर में शरण दिया और यह हमारे ही पीठ में छुरा भोंक कर यहाँ से भागने के फिराक में है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। राम गोपाल जी बोले, यह क्या कह रही हो बहू? हमने तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुमने हमें छला है। कविता बोली, चुप करो तुम लोग, एक तो मेरी सोने की चैन गायब हो गई, ऊपर से तुम दोनों अभी बीच पार्टी को छोड़कर यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। रमन, तुम्हारे माँ बाप ने तो नहीं लिया मेरा चैन? रमन बोला, देखो कविता, ये ठहरे गरीब, इनको आ गया होगा लालच, कर ली होगी चोरी।
राम गोपाल जी बोले, रमन तुम अपने माता पिता को चोर बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? रमन बोला, हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की हालत मुझसे छिपी नहीं है। पिताजी अब लिया है तो हाँ बोल दो, ताकि आपके झोले की तलाशी ना करनी पड़े। गोदावरी जी बोली, तलाशी? अब यही बच गया था। कविता ने कहा, सुनो रमन, मुझसे इनके गंदे झोले नहीं छुए जाएंगे, तुम ही देख लो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वही तलाशी लेंगे इन चोर की पोटली का। गोदावरी जी और राम गोपाल जी नम आंखों से वहीं बैठ गए और अपनी इज्जत को तार तार होते देख रहे थे। सभी लोग उन्हें चोर की निगाहों से देखे जा रहे थे और वह बस नम आंखों से अपनी पोटली को ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत की तलाशी देखते रहे, वो भी अपने बेटे के हाथों। कविता बोली, बुढ़िया यह सब क्या है? गोदावरी जी रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की है। तो बहू बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोलते हुए जैसे ही गोदावरी जी को मारने के लिए हाथ उठाया तो एक पुलिस वाले ने उनका हाथ पकड़ लिया और उसके ही गाल पे जोरदार तमाचा जड़ दिया। तभी रमन ने कहा, सर आप यहाँ? पुलिस वाले ने कहा, हाँ आपके पिता ने बुलाया है। यह सुनते ही रमन को जोर का झटका लगा। पूछा, पर क्यों? तभी राम गोपाल जी आगे आए और रमन के हाथ में पेपर पकड़ाए। पेपर पढ़ते ही रमन और कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह गलत है, यह मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह सब कैसे हुआ? तब राम गोपाल जी ने बताया, तुमने जिस पेपर को पैसे ट्रांसफर का समझकर साइन किया था वह तुम्हारे घर का पेपर था जो तुमने मेरे नाम कर दिया है। तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम बेटे। तभी गोदावरी जी अपने बेटे को ताना मारते हुए कहती हैं, बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अब तुम दोनों सोच लो कि तुम यहाँ रहना चाहते हो या यहाँ से जाना चाहते हो। तुम दोनों को सड़क पर भटकना है या यहाँ नौकरी करनी है। दोनों गिड़गिड़ाते हुए माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। अब दोनों के पास अपने माता पिता की सेवा करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब पूरे दिन बस कविता नौकरानियों की तरह उनके आगे पीछे घूमती है और उनकी चाकरी करती है, और कर भी क्या सकती थी। एक न एक दिन अपने किए की सजा और करने का फल तो भुगतना ही था। सच कहा है किसी ने, जब किसी के साथ बुरा करते हो तो अपने भविष्य के बारे में सोच लिया करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।